वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ड ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे जिसमें भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को देखेंगे। यह क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक की बात करें तो सबसे पहले राज चिन्ह की बात करें तो जो भारत का राज चिन्ह है अशोक के सारनाथ स्तंभ की अनुकृति है। राज चिन्ह के निचले हिस्से पर चार छोटे जानवर घोड़े और सांड जिसे दृश्यमान है, वह शेर तथा हाथी अदृश्य। देखिए, चार छोटे जानवर जिसमें घोड़े और सांड दिखाई देते हैं जबकि शेर और हाथी अदृश्य हैं। राज चिन्ह भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो ये सीधा सीधा पॉइंट याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 जो कि भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। देखिए, अगर संविधान की बात करें तो एक पॉइंट यहाँ पे आप और याद रखिएगा, 26 नवंबर इस दिन ना संविधान दिवस या सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था और कुछ धाराएं भी लागू की गई थी। ये सुशासन दिवस कई बार पेपर में पूछा गया और वहाँ पे हम लोग कंफ्यूज होकर 26 जनवरी को टिक कर देते हैं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, 26 नवंबर सुशासन या फिर संविधान दिवस। राज चिन्ह के नीचे खुदा हुआ है सत्यमेव जयते। अब ये भी पॉइंट कई बार पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आगे बढ़ेंगे, राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें 28 दिसंबर 1885 को इसका गठन किया जाता है ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। इसको लेकर अलग अलग तर्क आए। कुछ लोगों का मानना था कि ये अंग्रेजों की संस्था है, अंग्रेजों ने अपने प्रेशर को कम करने के लिए इसे बनाया है। सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत भी दिया गया। ठीक, फिर धीरे धीरे चीज़ें सामान्य हुई तो कांग्रेस का प्रतिवर्ष अधिवेशन हुआ करता था। तो जो अधिवेशन हुआ 27 दिसंबर 1911 को, इसमें क्या गाया गया था, जनगण मन। यह भारतीय संविधान द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। तो जो जनगण मन है इसे भारतीय संविधान द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इसका अंग्रेजी प्रतिपादन टैगोर द्वारा किया गया है। इसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाली में की थी। राष्ट्रीय गान इसका हिंदी संस्करण है। तो देखिए, जो राष्ट्रीय गान है ना, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बंगाली में अनुवादित रचा गया था। इस गीत में कुल 5 पद है। इसका पहला पद राष्ट्रीय गान का संपूर्ण संस्करण है। तो जो जनगण मन है इसमें कुल 5 पद है और जो पहला पद है यही क्या है, राष्ट्रीय गान है। इसका जो गाने में समय लगता है इसको 52 सेकंड का लगता है। अच्छा, एक चीज़ और भी याद रखिएगा, बांग्लादेश का जो राष्ट्र गान है आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला, ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी लिखा हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक पुस्तक लिखा है आनंद मठ, इसी आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। यह पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के सत्र में गाया गया था। इसका अंग्रेजी प्रतिपादन श्री अरविंदो घोष ने या अरविंदो के द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय दिग्दर्शिका जो कैलेंडर है, कैलेंडर की बात करें तो शक सम्मत पर आधारित है। इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। इस कैलेंडर का जो पहला महीना है, मतलब चैत है, चैत को पहला महीना माना जाता है। सामान्यतः एक चैत 22 मार्च को होता है। तो जो एक चैत्र मनाया जाता है 22 मार्च को पड़ता है और लीप वर्ष में 21 मार्च को। देखिए, जो लीप वर्ष आ जाएगा तो उसमें चैत किस दिन पड़ेगा, 21 मार्च को पड़ेगा और सामान्यतः 22 मार्च को पड़ेगा। राष्ट्रीय कैलेंडर में भी 365 या 366 दिन होते हैं, जैसे कि सामान्य आप अंग्रेजी कैलेंडर में देखते हैं। चैत सामान्य रूप से 30 दिनों का तथा लीप वर्ष 31 दिनों का होता है। देखिए, चैत जो होता है ये 30 दिनों का पड़ता है और जब लीप वर्ष में आएगा तो 31 दिनों का हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज की अगर बात किया जाए, राष्ट्रीय ध्वज, भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है ये तिरंगा है। इसका डिज़ाइन 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। जो तिरंगा आज देखा जा रहा है ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। ध्वज के मध्य में पहिए का प्रारूप सारनाथ के अशोक के सिंह स्तंभ जो लायन कैपिटल है वहाँ पर बने चक्र से लिया गया। इसमें 22 तीलियाँ हैं। राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन ध्वज संहिता 2002 द्वारा नियंत्रित है जो 26 जनवरी 2002 को लागू हुआ था। भारत ध्वज संहिता 2002 के प्रावधानों के अनुसार प्रतीक और नाम
जो अनुचित प्रयोग निवारण है अधिनियम 1950 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1947 और इस विषय पर बने किसी भी अन्य कानून में प्रदान की गई हद को छोड़कर आम जनता, निजी संगठन, शैक्षिक संस्थानों आदि के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर कोई विशेष प्रतिबंध नहीं होगा। देखिए, जो अनुचित प्रयोग निवारण अधिनियम है इसको छोड़कर कोई भी व्यक्ति ध्वजारोहण कर सकते हैं, कोई भी संस्था कर सकती है, इसमें कोई विशेष रोक टोक नहीं होगा। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पर यह भी याद रखिएगा, राष्ट्रीय ध्वज जो है इसका जो डिजाइनर कौन है, तो ये पिंगली वैकेया है ना, पिंगली वैकेया या फिर कई बार वैकेया पिंगली लिखा रहता है, पिंगली वैकेया या फिर वैकेया पिंगली, तो ये नाम आपको याद रखना है, ये इसके डिजाइनर हैं। आगे दिया अन्य राष्ट्रीय प्रतीक, जो राष्ट्रीय पक्षी है ये मोर है जिसका वैज्ञानिक नाम है पाउ क्रिस्टेसस। राष्ट्रीय फल आम है मैंगीफेरा इंडिका। राष्ट्रीय पुष्प कमल है नीलंबू न्यूसीफेरा। राष्ट्रीय पेड़ बरगद है फाइकस बेंगालेंसिस। राष्ट्रीय पशु बाघ है पैंथेरा टाइग्रिस। राष्ट्रीय जलीय जीव जो है ये मीठे पानी की डाल्फिन या गैंगे डाल्फिन है, प्लेटिनिस्टिका गैंगेटिका। राष्ट्रीय नदी गंगा है। ठीक, इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया भारत की भाषाएं। तो भारत की भाषाओं की बात करेंगे तो भारतीय संविधान में भाषाओं का भी जिक्र किया गया है। भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी है, ये है 22। देखिए अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 के बीच में भाषाओं का प्रावधान किया गया। आप ये कमेंट करके बताइएगा कि संविधान के किस भाग में इसे रखा गया। देखिए भारत 1950 में भारतीय संविधान की स्थापना के समय मान्यता प्राप्त भाषाएं कुल 14 थी, धीरे धीरे संशोधन के माध्यम से 22 हो गया। 8वीं अनुसूची में तदोपरांत जोड़ी गई भाषाएं सिंधी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, मैथिली, डोंगरी, बोडो और संथाली, ये बाद में जोड़ा गया। सिंधी को जो 21वां संविधान संशोधन होता है 1967 का, इसके माध्यम से जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 में 71वां संविधान संशोधन। देखिए 21वें से सिंधी को जोड़ा गया, 51वें से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को 92वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया। तो 21, 71 और इसके बाद 92, इससे 8 भाषाओं को जोड़ा गया है। ओडिया का नाम बदलकर 96 संविधान संशोधन में ओडिया कर दिया गया। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की 2021 के रिपोर्ट के अनुसार पहचान योग्य मातृभाषाओं की संख्या 234 है। देखिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो है इसने रिपोर्ट दिया है कि पहचान योग्य मातृभाषाओं की संख्या कितनी है, 234 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार भारत की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी है। जो भारत की राजकीय भाषा, जो आधिकारिक भाषा है, देवनागरी लिपि में हिंदी है। शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा तमिल है, 2004 में। शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कुल अभी वर्तमान में 6 है। शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली अन्य भाषाएं संस्कृत है, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और उड़िया। देखिए 6 भाषा है। सबसे पहले तमिल 2004 में, फिर संस्कृत 2005 में, कन्नड़ 2008, मलयालम 2013, तेलुगु 2008 और उड़िया 2014। डोंगरी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के साथ कश्मीरी को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए 2020 में भारत की संसद में एक विधेयक पारित किया गया। देखिए डोगरी के साथ साथ हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के साथ साथ कश्मीरी को भी कश्मीर की आधिकारिक भाषा बनाने का प्रावधान किया गया। नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नागालैंड की राजभाषा क्या है, अंग्रेजी। पेपर में प्रश्न बन सकते हैं। गोवा की राजभाषा कोंकणी है, कोंकणी गोवा की भाषा है। भारत के संविधान के द्वारा निर्धारित सुप्रीम कोर्ट व राज्य हाई कोर्ट की राजभाषा अंग्रेजी। जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है यहाँ पे हिंदी भाषा नहीं, अंग्रेजी भाषा चलेगी। लक्षद्वीप की प्रमुख भाषा जेसरी, जिसे भाषा द्वीप और महल है। सामान्यतः पुडुचेरी, जो पूर्व में पांडिचेरी था, पे बोले जाने वाली विदेशी भाषा फ्रेंच है। तो पुडुचेरी में फ्रेंच भाषा चलते हैं। पूर्व का इतावली कही जाने वाली भारतीय भाषा तेलुगु, जिसे पूर्व का इतावली कहते हैं, यहाँ पे तेलुगु है। जिन 2 राज्यों में संस्कृत उनकी आधिकारिक भाषा, उसमें एक उत्तराखंड और दूसरा हिमाचल प्रदेश। तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की भाषा क्या है, संस्कृत है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भाषा हिंदी, निकोबारी, बंगाली, तमिल, मलयालम और तेलुगु है। अंग्रेजी मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची में नहीं है, ये आपको याद रखना है। भारतीय संविधान में जो मान्यता प्राप्त भाषा है कुल 22 है, लेकिन उसमें अंग्रेजी नहीं है। अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को मद्रास राज्य को तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग करके आंध्र प्रदेश के रूप में जाना जाने वाला पहला भाषाई राज्य बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। देखिए यहाँ पे क्या था, पोट्टू श्री रामालू, आपने इनका नाम सुना होगा, पोट्टू श्री रामालू। इनकी अनशन के कारण मृत्यु हो जाती, जिसके बाद विद्रोह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसी कारण भाषाई आधार पर पहला राज्य
आंध्र प्रदेश बनाया गया। और उसके बाद क्या किया गया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आया, जिसमें चीज़ों को स्पष्ट कर दिया गया। देखिए यहाँ पे बताया भी गया। इसके बाद देखिए लंबे समय तक आंदोलन चलता है। पोट्टू श्री रामालू की मृत्यु 56 दिनों के बाद हो जाती है, जो कि एक कांग्रेसी व्यक्ति थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें रही, आपको इसे याद रखना और आपको समझना भी। देखिए यहाँ पर बताया गया कि भारतीय भाषा को बढ़ावा देने के लिए स्थापित संस्थान, तो भारतीय भाषा संस्थान मैसूर कर्नाटक में, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र में, अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय हैदराबाद आंध्र प्रदेश में, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति। देखिए नाम सब एक जैसे हैं, आपको याद रखने हैं। मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय हैदराबाद, केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान चेन्नई, शास्त्रीय तेलुगु में अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्र नेल्लौर, राष्ट्रीय केंद्रीय हिंदी संस्थान और केंद्रीय हिंदी संस्थान जो ये कहाँ पर है, ये है आगरा यूपी में। तो साथियों ये आज की महत्वपूर्ण क्लास रही। इसके बाद देखिए यहाँ पे 8वीं सूची की बात किया, तो इसे हम लोग अगली क्लास में समझ लेंगे। तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और पसंद भी आई होंगी। इस प्रकार के वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने यूपी पीसीएस या फिर आरओ को टारगेट किया है तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।